नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अवधेश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ट्यूब। इस वक्त जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति का है। 2027 के चुनाव अब बेहद नजदीक हैं। महज एक दो पखवाड़े बचे हुए हैं और उसके बाद चुनाव का जो है ऐलान सामने आएगा। चुनाव की तैयारियों को लेकर के दोनों खेमों की सेनाएं तैयार हो रही हैं, महारथी तैयार हो रहे हैं। चुनाव की तैयारियां हो रही हैं। इस बीच बीजेपी की संगठनात्मक नई सूची जो है वो आने की तैयारी कर रही है। समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया औपचारिक तौर पर तो नहीं लेकिन अनौपचारिक तौर पर शुरू कर दी है। और कुछ इलाकों में कुछ उम्मीदवारों को, संभावित उम्मीदवारों को इंटीमेट भी कर दिया गया है कि भाई आप चुनाव की तैयारी करिए। और फिर माना जा रहा है कि जून मध्य तक या जून के अंत तक उनके पास जो सर्वे रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर काफी बड़ी संख्या में प्रत्याशियों को वो ताकीद कर देंगे कि वो अपनी तैयारी को अंतिम चरण में ले जाएं, यानी आगे के चरणों की तैयारी वो शुरू कर दें। इस बीच योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल की धरती से यानी मऊ जा करके माफिया, हिंदुत्व, इन मुद्दों के माध्यम से पूर्वांचल की उस खोई हुई जमीन को पाने की कोशिश की है, जो 2022 और 24 के चुनाव में कहीं ना कहीं दरकती हुई दिखाई पड़ी थी। योगी खुद पूर्वांचल के गढ़ गोरखपुर से आते हैं। उनका गढ़ गोरखपुर में लोकसभा में इतनी खराब परिस्थितियों में भी वो अपनी वहां की सीटें इंटैक्ट करने में कामयाब रहे। विधानसभा में तो उन्होंने एक छोड़ करके सारी सीटें ही जीतने में कामयाबी पाई थी 2022 में। मेरे साथ हेमंत तिवारी जी हैं। हेमंत जी, स्वागत है आपका इस पूरी चर्चा में। ये जो 27 का नैरेटिव है, जो योगी आदित्यनाथ मऊ से गढ़ना चाह रहे थे, खासतौर पर पूर्वांचल की करीब 130 सीटों के लिए, ये किस तरीके का है? माफिया और हिंदुत्व, ये दोनों मुद्दे योगी को खासतौर पर पूर्वांचल में कैसी सियासी सफलता दिला सकते हैं? और उनके टारगेट पर समाजवादी पार्टी है, तो ऐसे में पार्टी, समाजवादी पार्टी इसको कैसे डिफेंड करेगी? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि चाहे विधानसभा के चुनाव रहे हों, चाहे लोकसभा के, पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी को उम्मीद से ज्यादा कामयाबी मिली थी। और समाजवादी पार्टी ने जो एक पीडीए का प्रयोग किया था, जिसको मैं अपनी भाषा में सीधे सीधे 22 और 24 के उनके कैंपेन को अगड़ा बनाम पिछड़ा की संज्ञा देता हूं, वो उनका एजेंडा कायम है। हम्म। उनके एजेंडे में थोड़ा एक्सटेंशन की बात सामने आ रही है, कुछ अपर कास्ट को जोड़ने की, क्योंकि उत्तर प्रदेश का इतिहास अगर आप देखें तो हम्म। यह बहुत बड़ी सच्चाई है हम्म। जिससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता कि आप एक वर्ग को खाली लेकर के यूपी फतह नहीं कर सकते हैं। हम्म। उत्तर प्रदेश में अगर आपको सरकार बनानी है हम्म। तो आपको अपर कास्ट का अच्छा खासा वोट लेना होगा। हम्म। बिना साथ लिए इस वर्ग को आप उत्तर प्रदेश में सत्ता नहीं हासिल कर सकते। ये बात आज से नहीं, हम्म। बल्कि देश को स्वतंत्र हुए इतने दशक हो गए, ये तभी से सत्य साबित हुई है। और हाल के वर्षों में तो ये ज्यादा पुख्ता हुआ है, ये समीकरण या ये अवधारणा कि अगर आपको पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है तो आप ब्राह्मण क्षत्रिय को इग्नोर नहीं कर सकते। ये भी सच है कि ब्राह्मण क्षत्रिय, खासतौर से ब्राह्मण, ये समाजवादी पार्टी के एजेंडे में बहुत अच्छा मुकाम पाने में कभी कामयाब नहीं रहे हैं। मतलब मोटा मोटा समझिए कि चाहे मुलायम सिंह यादव रहे हों जिन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की, चाहे अखिलेश यादव हों, सपा के एजेंडे में ब्राह्मण कभी महत्वपूर्ण नहीं रहा। कहने के लिए, बात करने के लिए, भाषण देने के लिए सब सारी चीजें हैं। तो अखिलेश को इस बात का कहीं न कहीं से लाभ है कि इनको हमको साथ रखना पड़ेगा, हम्म। क्योंकि जो सबसे बड़े समर्थक इनके हैं, जिनको आप अंध समर्थक कह सकते हैं, ओबीसी में यादव खास तौर से, उनका और अपर कास्ट का रिश्ता, वैसे तो समूचे उत्तर प्रदेश में, विशेषता पूर्वांचल में,
कभी बहुत अच्छा नहीं रहा। एक जाति थोड़ा संघर्ष की बात रहती है। तो अखिलेश यादव को जाहिरा तौर पर ये एजेंडा अपना एक्सटेंड करना ही पड़ेगा कि हमारा पीडीए है। पीडीए की भी परिभाषा बार बार बदल जाती है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, सच्चाई तो स्वीकार करनी पड़ेगी कि जिस पीडीए का नारा दे करके अखिलेश यादव 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में गए, तो उन्होंने कामयाबी हासिल की, खुद तो कामयाबी हासिल की, साथ ही साथ कांग्रेस जैसी पार्टी जो गले तक बीमार है बरसों से उत्तर प्रदेश में, उसके भी 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए। ये अलग बात है कांग्रेस को भी कि कुछ वेंटिलेटर से उन्होंने उतार दिया, आईसीयू में भेज दिया। आईसीयू में भेज वेंटिलेटर दिया, से और उतार करके आईसीयू में भेज दिया। जरूरत पड़ने पर उनको अपने कुछ कैंडिडेट भी दिए। हम्म। उनको अपने कैंडिडेट भी अपनी पार्टी के नेता दिए कि चलिए सिंबल आपका रहेगा और हम लोग ये दे हमारे रहे हैं लड़े। हमारे हमारे लड़े। ये सब किया, मतलब गहरी दोस्ती रही, और गहरी दोस्ती में दोनों ने मिलकर के सफलता पाई। जहां तक योगी आदित्यनाथ की बात है, हम्म। योगी आदित्यनाथ के नैरेटिव सेट करने के तरीके और उनके एजेंडे में मैं कोई फर्क नहीं देख रहा हूं। हम्म। माफिया, मुसलमान, ये सब तो उनके एजेंडे में हमेशा से रहे हैं। जब वो सामान्य सांसद हुआ करते थे लोकसभा क्षेत्र गोरखपुर से, हम्म। और 2017 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद जब उन्होंने इसी एजेंडे को बड़े फलक पर शुरू किया, तो उनको एक अलग किस्म की पहचान मिली। पैन इंडिया, कट्टर हिंदुत्व का पोस्टर बॉय की तरीके से उनको देखा जाने लगा। तो वहां भी तो यही बात होती थी, मुसलमानों पर तो उनकी सोच, और मुसलमानों के ऊपर तो उनके कथन, और मुसलमानों के ऊपर तो उनकी धारणा स्पष्ट है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। और जाहिर सी बात है, जब उत्तर प्रदेश में माफिया दमन की बात होती है, तो आप तो मुख्तार और अतीक ही उसके सिंबल माने जाते हैं ना। हाँ, आज भी एक एनकाउंटर हुआ है जिसमें एक बदमाश 1 लाख का इनामी मारा गया, वो भी मुसलमान ही। तो मुसलमान माफिया, मुसलमान बदमाश तो मुसलमान भी है नहीं, पर वो और माफिया जिस भी है। जिस जो कहा जा रहा है कि जिस बात को लेकर के उन्होंने इसको टारगेट किया, दरअसल अखिलेश यादव ने अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जाति आधार पर इनकाउंटर्स का आरोप लगाया। और जब वो आरोप लगाया, मऊ जैसी मुफीद जमीन थी, योगी आदित्यनाथ ने उसको अगेंस्ट में लॉन्च कर दिया। उन्होंने कहा भाई किसी माफिया की हिम्मत नहीं कि अब किसी व्यापारी को, किसी महिला को तंग कर सके। ये हम कहते हैं और उसको यमराज के पास जाना पड़ेगा। तो ये सब बातें उन्होंने भाषण में अपने मऊ में कही है। मऊ में सिंबॉलिकली कहना, क्योंकि मऊ एक ऐसा इलाका रहा जिस इलाके का बहुत सत्ता पक्ष के साथ बहुत अच्छा अनुभव नहीं रहा। लेकिन उस इलाके में, उस गढ़ में, और जहां से मुख्तार अंसारी का बेटा अभी भी एमएलए है, भले उसकी पार्टी ठीक है कि वो सुभाषपा का एमएलए है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर भी कहते हैं कि वो समाजवादी पार्टी के कोटे से है। उस जगह पर जाकर आप के वो अगर ये बात कह रहे हैं, तो मतलब वो न सिर्फ एक चैलेंज दे रहे हैं, बल्कि एक चैलेंज ले भी रहे हैं कि ठीक है कि 22 और देखिए 24 में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं रहा। देखिए उन्नीस जी, एक बात ध्यान रखिएगा, इसकी एक पुरानी पृष्ठभूमि भी है। हम्म। मऊ और आजमगढ़ वो इलाका आता है जो पूर्वांचल का हिस्सा है, और उसके ठीक उससे थोड़ा सा आप आगे जाएं, उससे सटा हुआ गोरखपुर जनपद है, जहाँ के योगी आदित्यनाथ जी सांसद हुआ हम्म। करते थे। हम्म। आजमगढ़ में दंगों के दशा में क्या हुआ था, और जब सिर्फ सांसद थे और हिंदुत्व के बड़े पैरोकार थे योगी आदित्यनाथ जी, तो इनकी और मुख्तार अंसारी की अदावत के किस्से भी आपने सुने होंगे। बल्कि वह परिदृश्य आपके मानस पटल पर और लाखों करोड़ों लोगों के दिमाग में जरूर होगा हम्म। कि, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि मुख्तार और अतीक के बहाने एक माफिया को सिंबल बनाने का जो अवसर मिला है, योगी आदित्यनाथ उसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तो प्रयागराज जाएंगे तो अतीक की भी बात करेंगे, हम्म। वो मऊ जाएंगे तो मुख्तार की बात करेंगे। आजमगढ़ में मुख्तार और योगी
के बीच जो टकराव की हालात थे उसको कोई भूल नहीं सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो योगी आदित्यनाथ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में फिट बैठती हैं। तो पर योगी और सरकार यही एक सवाल है कि अखिलेश यादव इसी का तो मजा ले रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई, पलट करके उन्होंने जो पोस्ट किया है, और वो ये कह रहे हैं कि अदालत ने जो पूछा है माफियाओं के असलहों के लाइसेंस को लेकर के, तो वो जो सूची गई है उसमें नाम भी गया है, या केवल ऐसे ही सूची चली गई है? आप समझ सकते हैं उनका इशारा क्या है। जी, हम उनका इशारा समझ सकते हैं, और उस इशारे के पीछे उनकी मंशा क्या है इसको भी समझ सकते हैं। तो राजनीति में यही तो बात होती है। राजनीति में जब आप सत्ता में होते हैं तो विपक्ष को जो अवसर मिलता है, विपक्ष उस पर अपने गोलियां दागता है, अपना निशाना रखता है। और अपोजिशन के बड़े लीडर हैं, आज की तारीख में कोई कुछ कहे, पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए, आज के वातावरण को देखते हुए अखिलेश यादव को सत्ता का कमजोर दावेदार नहीं बताया जा सकता है। अगर योगी आदित्यनाथ के मस्तिष्क में, उनके योजना में यह है कि 2027 फतह करके उनको लगातार तीसरी बार यानी सत्ता के हैट्रिक बनानी है, तो अखिलेश यादव को भी लगता है कि 2024 में उनका जो परफॉर्मेंस था, उनको जो ये जो सो कॉल्ड पीडीए है, इसका जो सपोर्ट उनको मिला था वो सपोर्ट कम नहीं हुआ है जमीन पर। और उस हिसाब से तो अगर उसको असेंबली सेगमेंट वाइज ट्रांसलेट कर लिया जाए तो उनकी सरकार है। लेकिन आप निरपेक्ष भाव से देखें तो मुझे लगता है कि यह स्वीकार करना होगा कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की जो परिस्थितियां हैं, जो पिछला रिकॉर्ड है, लास्ट परफॉर्मेंस जो है, यानी अद्यतन की जो आप ये मानते हैं कि है उत्तर प्रदेश में उसमें 2027 का चुनाव, उसमें 2027 का चुनाव दरअसल योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द ही चुनाव होगा? या तो जनता योगी को यूपी का सीएम बनाएगी, और या तो यूपी की जनता योगी आदित्यनाथ को सीएम नहीं चाहती है, इसलिए बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देगी। यानी चुनाव जो है वो योगी की हाँ या योगी के लिए ना में ही होगा। चाहे वो किसी के पक्ष में जाए, वो चाहे इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाए, या फिर वो बीजेपी के उन नेताओं या उन महत्वाकांक्षी नेताओं के हक में जाए जो दिल्ली से बैठ करके बहुत सारे पैंतरे, बहुत सारी सियासी कोशिशें करते हुए दिखाई पड़ते हैं। पर यह चुनाव होगा योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द। देखिए, इर्द गिर्द होना, चेहरे पर होना, इसमें बुनियादी फर्क है। इर्द गिर्द तो होना भी चाहिए और होगा भी। क्योंकि आप 9 साल से 10 साल से सरकार चला रहे हो, आपके परफॉर्मेंस की परीक्षा है। आपने अच्छा किया, पब्लिक आपको पसंद करेगी। आपने अगर खराब किया, पब्लिक को कुछ चीजें नापसंद हैं, तो पब्लिक आपको इग्नोर करेगी। तो जाहिर सी बात है इर्द गिर्द उनके होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो रिसेंट रवैया रहा है, रिसेंट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसमें तो सारे चुनाव तो चेहरा नरेंद्र मोदी बन जाते हैं, प्रधानमंत्री जो इस देश के हैं, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ा नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता के साथ ही एक बड़ा ओबीसी चेहरा भी हैं, विश्व स्तर के नेता हैं। तो चुनाव चाहे बंगाल में लड़ा जाए, चाहे असम में लड़ा जाए, चाहे वो मध्य प्रदेश और राजस्थान और हरियाणा में लड़ा जाए, चाहे महाराष्ट्र में लड़ा जाए या फिर उत्तर प्रदेश में लड़ा जाए, चेहरा तो सबसे बड़ा, सबसे अहम तो नरेंद्र मोदी का होता है, वही होगा। लेकिन ये सही शब्द का आप इस्तेमाल आपने किया कि योगी के इर्द गिर्द होगा, क्योंकि योगी के हवाले तो 10 साल से उत्तर प्रदेश है। आपने जो काम किया है, अगर उसको लोग पसंद करेंगे तो आपको क्रेडिट मिलेगी। अगर एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई स्थिति बनेगी तो फिर उसके जिम्मेदार तो आप ही होंगे ना, क्योंकि आपने ही तो सारा सिस्टम को चलाया है। आपके नेतृत्व में हमारा मतलब
नेतृत्व तो सामूहिक नेतृत्व होता है, लेकिन चीफ मिनिस्टर की एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैं तो कहूंगा अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो उसका एक बड़ा श्रेय योगी आदित्यनाथ को भी मिलना चाहिए। तो इर्द गिर्द उन्हीं को होगा। और आज जिस बात को योगी जनता के बीच में ले जा रहे हैं, मऊ में कहा या आने वाले दिनों में और कहीं कहेंगे, स्वाभाविक सी बात है वह बातें भाजपा को भी सूट करती हैं। और योगी आदित्यनाथ का अपना जो एक बड़ा मेजर पॉलिटिकल एजेंडा रहा है उसको भी सूट करती हैं, उसी लाइन से वो बात कर आपको रहे लगता हैं। है कि 2027 में अगर बीजेपी जीतेगी तो वो यूपी में कम से कम शिवराज सिंह चौहान पार्ट 2 नहीं कर सकेगी? मतलब योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे? ऐसा नहीं होगा कि पार्टी कहेगी कि नहीं, सामूहिक चेहरा, सामूहिक नेतृत्व, और इस बार किसी और को मौका दे दिया जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के फैसलों के विषय में मैं तो क्या, मैं किसी भी पॉलिटिकल पंडित को सक्षम नहीं मानता हूं कि वो सटीक आकलन कर दे। नहीं सर, आप भी नहीं कर सकते। हेमंत बिश्व शर्मा डंके की चोट पर मुख्यमंत्री बने, शुभेंदु हेमंत अधिकारी डंके की चोट पर मुख्यमंत्री बने। तो बीजेपी में पहले, अब बीच में ये था कि कुछ कमजोर मुख्यमंत्रियों को लेकर आया गया, पर अब ये तो जो हैवी वेट चीफ मिनिस्टर्स हैं, देवेंद्र फडणवीस, हेमंत बिश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, अब तो बीजेपी में बड़ी एक्सेप्टेंस है। जो लोग एकदम मजबूत हैं, दमखम है, जिनमें भविष्य की राजनीति करने का मादा है, पार्टी उनको भी मौका दे रही है, उनको भी बढ़ा रही है, उनको नेतृत्व दे रही है। देखिए, अवनीश जी, आपने जितने नाम लिए इन सब नामों से बहुत ऊपर बड़े स्टेचर का नाम है आज की तिथि में योगी आदित्यनाथ का। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में ही नहीं बल्कि समग्र भारतीय राजनीति में भी उनकी पैन इंडिया फॉलोइंग है। उत्तर प्रदेश में लगातार वो दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं। तो ये तो बहुत स्वाभाविक सी बात होगी कि उनके मुख्यमंत्री रहते अगर चुनाव लड़ा जाता है और भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो सबसे बड़ा दावा तो उन्हीं का होगा, उन्हीं का होगा। लेकिन अभी तो प्रश्न यह है कि चुनाव जीतना है, हैट्रिक बनानी है। मैं जो बात कह रहा था आपके पिछले प्रश्न के उत्तर में, वो पूर्ण नहीं हो पाई थी वो बात। भारतीय जनता पार्टी असम और पश्चिम बंगाल और उसके पहले कई राज्यों के चुनाव जीत करके साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग हो गई, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप 2024 के चुनाव परिणामों को तुक्का नहीं मान सकते, उसका असर है। इसलिए मेरा कहना है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं है। लगातार तीसरी बार सरकार बनाना कठिन लक्ष्य है, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चैलेंज देकर के टारगेट अचीव करती है, उसको एक चुनौती मान करके लक्ष्य भेदन करती है, उस ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कोई कॉमन आदमी भी समझ सकता है कि जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे होंगे तो उस समय आप सोचिए कि उत्तराखंड के चुनाव होंगे, साथ में पंजाब के हो सकते हैं। तो जो इतनी बड़ी वर्कफोर्स है भारतीय जनता पार्टी की, असम से लेकर के महाराष्ट्र और दिल्ली अपने आप में खुद इतना बड़ा उनका केंद्र है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक के जब उनके नेता, विधायक, मंत्री, अब क्या संगठन से जुड़े अब क्या लोग बीजेपी को इकट्ठे, अभी भी उत्तर प्रदेश में इतना काम, प्रधानमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री का चेहरा, इतने बड़े बड़े नाम योगी मोदी के होने के बाद भी आपको बंगाल से, आपको महाराष्ट्र से, आपको बिहार से कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ेगी, नेताओं की जरूरत पड़ेगी उत्तर प्रदेश में? 10 साल का सर कार्यकाल हो गया ये योगी तो जी का,
और 12-13 साल का कार्यकाल हो गया मोदी जी का। ऐसा है कि योगी जी, मोदी जी, ये इंडिविजुअल बड़े चेहरे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा संगठन है। उसकी सांगठनिक जो रणनीति होती है वो अहम होती है, हम्म। और उसके संगठन की ये रणनीति रही है पिछले कुछ वर्षों से। अगर आप देखें हम्म। तो अभी आप सोचिए, केरल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा भाजपा का, तमिलनाडु में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा भाजपा का, लेकिन तमिलनाडु के सुदूरवर्ती जिलों के विधानसभा क्षेत्रों में हमने देखा कि वहां कर्नाटक का भाजपा कार्यकर्ता नेता है, एमएलए एमएलसी है, महाराष्ट्र का भाजपा का कार्यकर्ता एमएलए एमएलसी मंत्री वहां पहुंचा हुआ है, उत्तर प्रदेश से लोग कोलकाता पहुंचे हुए हैं, पूरे पश्चिम बंगाल पहुंचे हुए हम्म। हैं, बिहार के लोग विधानसभा चुनाव में आपने देखा ही। ठीक है। हाँ, तो ये तो एक सतत प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी की, हाँ, जिसमें वो इस तरह की चीजों की एक ऐसी भी रचना करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनकी तो ये भी प्रक्रिया कि अगर बनारस के किसी मोहल्ले में अगर 8,000 बंगाली मतदाता हैं, तो कहो शुभेंद्र अधिकारी की 2 मीटिंग वहां लग जाए। और उनकी ड्यूटी में बात ही लगा दिया जाए, हो सकता है। ये ऐसे लगती है, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम से लेकर के उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्री, तमाम विधायक, ये महीनों महीने जमा रहे भाई, उनकी 6 महीने पहले ड्यूटी लग जाती है। मैं तो कई मंत्रियों को जानता हूं जो नॉर्थ परगना, साउथ परगना और हुबली और कहाँ कहाँ वो 6 महीने से आ जा रहे थे, और चुनाव जब सन्निकट आया तो लगातार वहीं उन्होंने कैंप किया, और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो जो ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है उसको भारतीय जनता पार्टी छोड़ने नहीं जा रही है। इसलिए आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले इस हिंदी हृदय प्रदेश के विभिन्न अंचलों में आपको लघु भारत नजर आएगा। हम्म। देश के अलग अलग हिस्सों के लोग आके जुटेंगे। अब आप इतने से समझिए कि बंगाल में जिसको बांग्ला भाषा नहीं बोलनी आती थी, जिस नेता को, जिस मंत्री को, जिस एमएलसी को, जिस एमएलए को, जिस महामंत्री को, संगठन मंत्री को, या हम्म। तमिलनाडु में जिसको क्या कहते हैं, वो वहां की भाषा नहीं बोलने आती थी साहब, वो भी जाकर के वहां प्रचार कर रहे थे। प्रचार कर रहे थे, अगर नहीं बात कर पा रहे तो पर्चे बांट रहे थे कि साहब ये पर्चा है हमारे कैंडिडेट का। तो ये नहीं, तरीका पर है उनके चुनाव पास, तो एक जीतना, बड़ी बस वर्कफोर्स। चुनाव तो जीतना योगी मोदी के नाम पर है। योगी मोदी के नाम पर आज तक जीतते आए हैं, मतलब 17 से 14 से जब से जीत रही है बीजेपी यूपी में, मोदी योगी के नाम पर चुनाव जीत रही है। उनके नाम पर कैंडिडेट, कैसे भी कैंडिडेट हो, कमजोर से कमजोर हो, उनकी भी उनका भी बेड़ा पार हो जाता है। खैर, मैं एक अहम सवाल आपसे पूछता हूँ, फिर चर्चा को नहीं, विराम एक दूंगा। मिनट, एक मिनट उन्नीस जी, आपका सवाल मैं लूंगा। एक चीज जहन से उतर जाएगा, मैं पहले बता दूं। बोलिए। कुछ अस्थाई भाव की चीजें हैं जो किसी भी पार्टी के साथ उसका माहौल बनाने में बड़ा, बहुत बड़ा कारक बनती हैं। हम्म। जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे अखिलेश यादव के लिए माइनस पॉइंट क्या है। हम्म। अखिलेश यादव को जब ये पता है कि मुसलमान उनके साथ 98% है, एक जो दिक्कत थी, जो एक आशंका थी, जो एक पेज फंस सकता था, वो कांग्रेस की और मुसलमानों का थोड़ा रुझान, उसको उन्होंने दूर कर लिया, कांग्रेस को साथ ले लिया। कांग्रेस का भी भला, हमारे भी भला, ये सेट सब कर आप लिया। कर रहे हो। उसके बावजूद अखिलेश यादव को मुझे लगता है कि कोई इस तरह का अतिरिक्त उपक्रम नहीं करना चाहिए जिससे लगे कि सीधे सीधे मुसलमानों की तरफदारी कर रहे हैं, उनकी परस्तारी कर रहे हैं, उनके लिए खड़े हैं, क्योंकि उन हम्म। पे और उनके स्वर्गीय पिताजी पर हमेशा यही तो आरोप लगा है, खासतौर से बीजेपी ने लगाया है। तो इससे एक चीज, दूसरी चीज, एक बड़ी चीज है जो एकदम पूंछ से सट गई है, लग गई है समाजवादी पार्टी के, कि जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, यह जन जन में चर्चा का विषय है, एक तरीके से जनश्रुति बन गई है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर ये जो यादव जी लोग हैं और ये जो मुसलमान जी लोग हैं, ये थोड़ा सा अतिरिक्त
कार्य करने लगते हैं, मतलब एक तरीके से दादागिरी पावर करने शेयर की लगते बात हैं। कर रहे हैं आप, उनका पावर शेयर बढ़ पावर गया। जो है नहीं, जमीन पे कब्जे से लेकर के थाने पे कब्जे से लेकर के इस तरीके की बात, दादागिरी, गुंडागर्दी, इस तरह की बहुत तमाम घटनाएं हुई भी हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो एक ये जो उनके पीछे एक टैग लगा हुआ है, एक तो ये नुकसान करता है। और भारतीय जनता पार्टी मौके पर चौका लगाती है इन्हीं सब जो वीक लिंक्स हैं समाजवादी पार्टी के, उसको पकड़ करके। हम्म। ये अलग बात है कि वो जो संविधान बदलने वाली बात, जो रिजर्वेशन खत्म करने वाली बात, उसको भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप से लेकर के नीचे तक के जो निष्क्रिय और शिथिल हो गए थे, जिस भी कारण से हुए हों, जो चलिए भाई, अब वर्कर आप मुझे अपने एक, आप ओरिजिनल, मुझे ये बताइए, अब ये मुझे बताइए कि आप कह तो रहे हैं कि भाई जो कार्यकर्ता शिथिल हो गए थे उनको सक्रिय करेंगे, उनको हाँ, मोटिवेट करेंगे, पर 9 साल की सत्ता हो गई, क्या संगठन बना रहे हैं? मतलब मतलब 6 महीने हो गए पंकज चौधरी को यूपी का अध्यक्ष बने, अब तक संगठन की नई टीम घोषित नहीं कर पाई है बीजेपी। अब तक बीजेपी कार्यकर्ताओं का समायोजन जो है आयोगों निगमों में नहीं कर पाई है। अब तक अपने कार्यकर्ता को सत्ता का स्वाद नहीं चखा पाई है। अब तक अपने कार्यकर्ता का आर्थिक उन्नयन जो है वो बीजेपी उस रूप में नहीं कर पाई है। ये कार्यकर्ता का दर्द हो, जब तक ये नहीं दर्द होगा कार्यकर्ता की उदासीनता कैसे खत्म होगी? ये सूची कहाँ फंसी है हेमंत जी? देखिए आपने बहुत सही बिंदु को और संकेत किया है, बहुत बड़ी बात है। और ये असली बात है, ये जमीन की सच्चाई है। वर्कर बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं है। वर्कर्स की जो अपेक्षाएं थी बहुत लंबे समय बाद सरकार के आने की, वो अपेक्षाओं पर सरकार या संगठन वो सही नहीं उतरा है। ये बात तो सही है, इसको लेकर के उनमें अनमनस्कता रही है, जो 2024 में सीधे सीधे दिखी है। जो वर्कर उसकी सबसे बड़ी शक्ति होते थे, वही शिथिल हो गए। तो ये इस बिंदु ये पर तो तो अब तक उनको काम हैंडल नहीं करना हुआ है। पड़ेगा, इसमें कोई ये शक तो नहीं। अब तक हैंडल नहीं जी, किया बीजेपी ने। जहां तक आपने सूची की बात की, तो भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी खूबी एक जमाने में हुआ करती थी कि सबसे पहले कैंडिडेट दे देना, सबसे पहले तैयारी शुरू कर देना, और वर्कर्स को पूरा निर्देश देना कि आपको किस लाइन पे काम करना है, नेता से लेकर पन्ना प्रमुख तक। तो इस थोड़ा निर्णयों में विलंब तो हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के, इसमें कोई और शक इसका नहीं। कारण मल्टी पावर जैसे सेंटर है। आमतौर पे मल्टी पावर सेंटर की बात भारतीय जनता पार्टी में मानी नहीं जाती है। पर हम देख तो रहे हैं, आप देखिए ना, आप देखिए, बहुत पते की बात, अभी कल परसों एक सूची जारी हुई जिला अध्यक्षों की। बनारस में एक जिला अध्यक्ष तय किया गया, उनको कुर्मी बिरादरी का बताया जा रहा है, चूंकि भाई देखिए अध्यक्ष जी भी कुर्मी बिरादरी के हैं। बनारस हाँ, में कुर्मी अच्छी संख्या में वोटर है, आप तो जानते हैं, आप बगल के जिले के जौनपुर हाँ, के हैं भी। हाँ, 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 अनुप्रिया हाँ। पटेल की पार्टी के साथ जो कोलैबोरेशन है बीजेपी का, उसकी सारी कीमत जो बीजेपी अदा कर रही है, दरअसल वो बनारस और इर्द गिर्द की सीटों के लिए ही तो है। और बनारस, इसलिए मिर्जापुर, हाँ। कुर्मी कुर्मी वहां पर अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन जिनको बनाया गया उनके बारे में बोल रहे हैं लोग कि बनारस में ही लोग पूछ रहे हैं कि ये कौन है। ऐसे ही अंबेडकर नगर में भी उन्होंने एक कुर्मी बिरादरी का अध्यक्ष बनाया है। इसी तरीके से बगल के चंदौली जिले में उन्होंने एक अध्यक्ष बनाया है। जो जिला अध्यक्ष बनने के बाद जो जिला अध्यक्ष संगठन सृजन कार्यक्रम चल रहा था, इसके मुखिया थे महेंद्र नाथ पांडे। और महेंद्र नाथ पांडे की कर्मभूमि, वहां से सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, और संगठन सृजन कार्यक्रम के वो संयोजक थे उत्तर प्रदेश के। उसने जब उन्होंने जिला अध्यक्ष जी ने धन्यवाद ज्ञापित किया तो उन्होंने नीरज भाई और पंकज भाई को तो अपना धन्यवाद ज्ञापित कर दिया, लेकिन वो महेंद्र नाथ पांडे को ही भूल गए। तो मतलब आप समझ जाइए कि वो अध्यक्ष कहाँ से बने थे। जाहिर सी बात है कि राजनाथ जी के कोटे से वो अध्यक्ष बने थे। तो ये मैं मल्टी पावर सेंटर की बात मैं यही कह रहा हूं कि भाई फलाने जी को भी खुश कर लो, सुनील जी को भी खुश कर लो, फलाना विनोद तावड़े जी का भी मान लो, केशव जी की भी मान लो, ब्रजेश जी की भी मान लो, रमापति जी की भी मान लो। देखिए ऐसा है, ये एक खाली एक पार्टी की कहानी नहीं है, अभी तो बीजेपी की बात कर ये रहे हैं हम लोग। तमाम पार्टियों की कहानी है।
बीजेपी पर ये एकदम है से कि नहीं सूची नहीं है। सरदर्द बीजेपी का, और यही वजह है कि और संगठन की सब सूची बार बार रुक रही है। बिल्कुल बिल्कुल पेंच तो हैं। और अभी भी कहा जा रहा है कि संगठन की सूची रुकने के पीछे कुछ ऐसे नाम हैं जिन नामों पर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को फैसला लेना है, जिन नामों पर उनकी क्लियरेंस मिलनी है। मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष तय होना है काशी क्षेत्र का, वो प्रधानमंत्री से बगैर पूछे नहीं होगा। वही तो बात है। लेकिन अगर यही क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे तो वहां तो डबल कुर्मी हो जाएंगे। क्षेत्रीय अध्यक्ष ऑलरेडी पटेल हैं और जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष आपने पटेल बना दिया। लेकिन लगता है कि क्षेत्रीय अध्यक्ष को बदल करके उनको कोई और नया दायित्व सौंपा जाएगा। प्रदेश स्तर पर भी यह दायित्व हो सकता है। हम्म। प्रधानमंत्री के और क्षेत्र का जिलाध्यक्ष उन्होंने मामला है। मंत्री बना दिया, जो तत्कालीन जिलाध्यक्ष थे हंसराज जी विश्वकर्मा, उनको तो मंत्री बना दिया। जी जी। तो अच्छी चीज है, ओबीसी प्रधानमंत्री है। काशी हम्म। का सांसद ओबीसी है। हम्म। तो ओबीसी लोगों को अगर संगठन में तवज्जो मिल रही है तो ये तो उस वर्ग के लिए अच्छा संदेश है। और इस वक्त सुनिएगा, इस पूरी डिबेट का लब्बो लुभाब बता दूं कि साहब, भारतीय जनता पार्टी की जो भविष्य की राजनीति की दिशा है हम्म। वह ओबीसी सेंट्रिक होने जा रही है। उसकी ये न्यूनतम आवश्यकता है कि वो ओबीसी को पकड़ के मजबूती से रखे। ओबीसी पर मजबूती बनाए रखना इसलिए भी जरूरी है और भाजपा की पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी है कि हम्म। इसी पार्टी ने हम्म। जाति जनगणना की मांग का जो गुब्बारा राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने फुला रखा था, उसमें पिंच भो दी वो मांग स्वीकार करके। तो भारतीय जनता पार्टी तो इस बात की क्रेडिट लेना ही चाहेगी कि हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस देश में जाति जनगणना कराई है। हम्म। जाति जनगणना के परिणाम क्या होंगे इसको आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तमाम लोग, लाखों करोड़ों लोग जानते हैं। तो भैया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये बात महिलाओं तो पर नहीं अब लागू होती क्या? महिला बंधन अधिनियम भी लागू कराया, उसका भी क्रेडिट लेना चाहते थे, प्रदर्शन जी किया, जी। तो माहौल अब बनाया। अब अब लेकिन क्या, अब जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसमें एक भी महिला नहीं है। जो अभी संगठन आ रहा है उसमें भी उम्मीद नहीं कि एक तिहाई महिला को शामिल कर लेंगे। एक तिहाई अभी नहीं शुरू करेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा हम करते हैं। हम जितना करते हैं, इस विषय अरे को भाई, फॉलो आप करते हैं, उतना कोई आपका और पार्टी एजेंडा नहीं है ना, करती। जैसे आपने कहा ओबीसी एजेंडा है, वैसे ही महिला भी एजेंडा तो इनका है। अरे साहब, महिलाओं के एजेंडे को फीड करने के लिए साहब इनके पास दूसरा स्कीम है ना। आर्थिक स्कीम की बात कर रहे इनके हैं, पास डायरेक्ट लाडली बेनिफिट लाडली ट्रांसफर। बहना, लाडली डायरेक्ट बहना, बेनिफिट ट्रांसफर, स्कूटी, डायरेक्ट लैपटॉप। बेनिफिट ट्रांसफर। तो वो तो साहब है ही है, उससे तो महिलाओं का बड़ा जबरदस्त समर्थन मिला है, इसमें कोई शक नहीं, ये सच्चाई है। इससे हम आप इनकार नहीं कर सकते हैं। हम्म। लेकिन सनय सनय इनको जो इनके अपने कमिटमेंट्स हैं उसको पूरा करना होगा, चाहे महिलाओं को आरक्षण देने का विषय हो, ठीक है। चाहे ओबीसी पॉलिटिक्स को लेकर के जो इशारे मैंने किए। तो जाहिर सी बात है, अभी महीने, 2-4 महीने, 6 महीने गुजरने दीजिए, 2027 आने दीजिए। खाली उत्तर प्रदेश नहीं, समग्र भारत में साहब, अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी लीडरशिप को बढ़ावा देगी। ये अलग बात है कि उसका सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ा नेता, देश का प्रधानमंत्री, दुनिया का चमकता हुआ नेता नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं। और आपको अगर याद हो कि 2013 में जब बतौर अरे सर, मुख्यमंत्री परीक्षाएं तो गुजरात, करा नहीं पा रहे। ओबीसी लड़के सड़क पर बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं, पेपर लीक पर लीक होते जा रहा है। अब काहे का मतलब, आप इतने बड़े बड़े चुनाव अभियान संयुक्त कर रहे हैं और नीट की परीक्षा, सीबीएसई की परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं। मैं एक बात बताऊं आपको, मैं पता नहीं बार बार इस बात को कहता हूं
कि जिस चेहरे पर नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को इतना गुमान था, धर्मेंद्र प्रधान, उनसे ज्यादा तो असफल कोई मंत्री नहीं साबित हुआ है। वो कहाँ सफल साबित हुए हैं। और जो नीट वगैरह को लेकर के इस तरह घटनाएं हुई, एक कड़ा संदेश देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कम से कम धर्मेंद्र प्रधान को हटाते नहीं अगर अपने मंत्रिमंडल से, तो उनका विभाग तो जरूर बदल देते। वैसे मैं आपको बता रहा हूं, एक संकेत दे रहा हूं कि जो अगले हफ्ते 10 दिन में केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में एक एक्सटेंशन या रिसफल होने जा रहा है, जिसकी चर्चा है, उसमें धर्मेंद्र प्रधान का विभाग भी बदल सकता है। विभाग तो बदल ही देंगे, नहीं, क्योंकि बदल ये जरूर देंगे, पूरे पर देश में बीजेपी बहुत वाले खराब। हेमंत जी थोड़ा ठंडा करके खाने के आदी हैं। मतलब जब मुद्दा खत्म हो जाता है, सब कुछ गुजर जाता है, सब आफ्टर इफेक्ट्स, तो आपने देखा अजय मिश्रा टेनी के मामले में, भाई सब कुछ जब हो गया तो फिर धीरे से परिस्थितियां बदल गई, काम हो गया, हाँ, लाठी भी आपने नहीं अजय मिलती मिश्रा और टेनी सांप का भी बड़ा मर अच्छा गया, नाम लिया। सांप भी अभी मर गया। परसों में कोई अभी परसों में तस्वीर देख रहा था, हम्म। दिल्ली में अजय मिश्रा टेनी कुछ बड़े नेताओं से मिल रहे थे। मिल रहे थे। उनकी तस्वीर मैंने उनकी सोशल कोशिश है कि मीडिया पे वो देखी। कहीं उनका समायोजन हो राज्यसभा या किसी भूमिका में उनको पार्टी जगह दे। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और आपकी इस बात को खत्म करता हूं कि बीजेपी ओबीसी सेंट्रिक पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाएगी, और न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि समूचे देश में बीजेपी की पॉलिटिक्स की धुरी दरअसल वो ओबीसी वोट बैंक और ओबीसी लीडरशिप होगी। ये कितना सच है, कितना जल्दी होगा, किस तरह होगा, कौन सा लीडरशिप उभर करके सामने आएगी, वो पॉलिटिकली कितनी कॉम्पिटेंट होगी, किस तरीके से बीजेपी के इस राजनीतिक अभियान को, राजनीतिक परिस्थिति को और आगे लेकर के जाएगी, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा आने वाले दिनों में। ज्यादा स्थिति बेहतर होगी, स्पष्ट होगी। आपको हमारा ये विश्लेषण, हमारी ये चर्चा कैसी लगी, वीडियो के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शुभ रात्रि।